हेलो पब्लिक, आज हम बात कर रहे हैं वीड की। जी हाँ, वीड, गांजा, हैश, चरस, भांग। आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है, कहीं फूक के तो नहीं आया? फूक के नहीं आया। एक्चुअली आपने रिसेंटली देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के बाद बहुत सारे बड़े बड़े एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को समन किया गया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। आप बार बार एक वर्ड सुन रहे होगे, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। पर आखिर है क्या ड्रग्स? सो एक्चुअली दो टाइप के ड्रग्स होते हैं। एक होता है हर्बल, जो नेचुरली उगता है, जैसे गांजा, टोबैको। दूसरा होता है सिंथेटिक ड्रग्स, जो केमिकली लैबोरेटरीज में बनता है, जैसे कोकीन, हेरोइन और भी इसी तरह के बहुत सारे हैं। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि वीड जो है, क्योंकि जब ये हर्बल है तो फिर क्यों ये इलीगल है, इसकी हिस्ट्री क्या है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम आज देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, सिर्फ देश ही नहीं, बहुत सारी जनता जो अदर अदर कंट्रीज़ की है, इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें ये बातें उठ रही हैं कि गांजा को आपने, जिसको आप वीड या हैश भी बोलते हो, उसको इलीगल क्यों किया हुआ है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल्स बहुत है। तो पहले हम देख लेते हैं कि गांजा इलीगल क्यों हुआ है भारत में, और इसकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो क्या है, और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसको लीगलाइज क्यों करना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे देश हैं या लोग हैं जो इसको डिमांड कर रहे हैं कि लीगलाइज किया जाए। तो बात शुरू होती है 1929 से। जी हाँ दोस्तों, लगभग 100 साल पहले की बात हो चुकी है ये। लगभग हम 2020 में हैं, तो 10 साल और 100 साल हो जाएंगे। तो एक बंदा था उस वक्त में जिसका नाम था हैरी एंसलिंगर। उसको उस वक्त में जो अमेरिका का प्रोहिबिशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका चीफ बनाया गया। अभी उस वक्त में एक रिसर्च हुई जो अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने की, उनके हिसाब से जो अल्कोहल जो है वो लेस हार्मफुल था वीड से। अब उसका बेसिस क्या है ये हमें नहीं पता, उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया। उस वक्त पे 1929 में अल्कोहल को बहुत बुरा माना जाता था और काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड था ऑल ओवर द अमेरिका। पर जब से ये बंदा हैरी एंसलिंगर प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट का चीफ बना, उसके बाद उसने रियलाइज़ किया कि जो अल्कोहल प्रोहिबिशन है वो सही से जा नहीं रहा है। मतलब ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उसके प्रोहिबिशंस को। ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा थी और बहुत सी चीज़ें जो समाज में चल रही थी अल्कोहल को ले करके और उसके प्रोटेस्ट, उसके अगेंस्ट में। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे अल्कोहल को लीगलाइज करने लगा। उसको बोलने लगा कि अल्कोहल से तो कुछ होता नहीं है, साइंटिस्ट ने भी रिसर्च करके बताया है, लेकिन इसको कुछ तो एक बेसिस चाहिए था जिसके बेस पे वो बेस करके ये बोल सके कि अल्कोहल बुरा है। उसको मिला वीड। उसने क्या करना शुरू किया, उसने ये बोलना शुरू किया उस रिसर्च के बेसिस पे कि वीड जो होती है वो बहुत बुरी होती है और आपको ख़राब कर सकती है। इसने ये धीरे धीरे पब्लिसाइज किया जनता के अंदर कि वीड जो होता है वो कैसे इम्पैक्ट करता है आपको। वो धीरे धीरे, पहले आप जब आप शुरू करोगे तो वो आपको रेज के अंदर ले जाता है, मतलब आपको गुस्सा आएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। फिर धीरे धीरे ये आपको ड्रीमी बनाता है, आप ड्रीम लैंड में रहना शुरू कर दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा आप कहाँ हो, और रियलिटी से कनेक्शन जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपका लॉजिकल माइंड है, जो लॉजिकल थॉट्स एंड थिंकिंग है, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो आपकी लेसन होती चली जाती है ये वीड की वजह से। ये वो बंदा कह रहा है, ये प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं है, रिसर्च में प्रूवन नहीं है। मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है, जैसे ये बंदा बोलता है कि आपको रेज करता है, लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं पर्सनली फूकता नहीं हूँ, नहीं मैं सिगरेट पीता हूँ। हालांकि जो लोग मैं आसपास देखता हूँ जो लोग वीड करते हैं, तो एक्चुअली ये ब्लड प्रेशर लो होता है उससे। और नाउ ये इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है। अब उसके बाद बहुत सारे जो रिसर्च हुए उसमें ही निकल के आया कि ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करता बल्कि लो करता है, और जो भी इसको लेता है वो धीरे धीरे और शांति होता है। और मैंने कभी नहीं देखा आज तक किसी वीड लेने वाले को कि शोर कर रहा है या दंगा कर रहा है या घर में मारपीट कर रहा है, कभी नहीं। जो वीड लेते हैं या हैश लेते हैं वो धीरे धीरे शांति हो जाते हैं उसको लेने के बाद। पर ये बंदे ने उसको ये बताना शुरू किया पूरे अमेरिका को कि आपके बच्चे ख़राब हो जाएंगे, वीड लेंगे, क्रिमिनल बनेंगे। और ये स्पेसिफिकली एक केस को इसने बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया और उसको अपने सपोर्ट में यूज़ किया। वो एक केस था, एक अंडर एज बच्चा जो रहता है वो माइनर 18 ईयर्स के नीचे, फ्लोरिडा एक स्टेट है अमेरिका का। तो वहाँ पे एक केस हुआ कि उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। अभी इसने बोला, ये हैरी एंसलिंगर जो है प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट का जो चीफ होता है 1929 में, ये बोलता है पूरे अमेरिका को कि ये जो बच्चा है फ्लोरिडा का, इसने अपने फैमिलीज को इसलिए मारा क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीड था। इसने वीड फूकी हुई थी और इसकी वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था उसके कौन अपने पर आया, उसने अपने फैमिली को मार दिया। हालांकि बहुत सालों के बाद आफ्टर 80s और 20s
क्या होता है कि जब भी बहुत से लोगों को ये सोचना शुरू करते हैं कि वीड को लीगलाइज करना चाहिए या इतना हार्मफुल है या नहीं, तो उन्होंने वो केस वापस खोला, उसको पढ़ा, तो उसमें जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री है उस बच्चे की, उसका नाम मुझे नहीं पता, तो उसमें कहीं भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री में ये है ही नहीं कि उसने वीड लिया। हाँ, उसकी मेंटल इलनेस की हिस्ट्री ज़रूर थी, सिर्फ उसकी नहीं, उसकी फैमिली में बहुत सारे जनरेशन्स के थ्रू मेंटल प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री जो थी वो रही थी, और उसी के इन्फ्लुएंस में उसने अपने सारे फैमिली को मारा था। लेकिन हैरी एंसलिंगर ने तब तक बहुत ज़्यादा ही लोगों के अंदर डर भर दिया था और वीड के खिलाफ नेगेटिविटी फैला दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ की जनता भी धीरे धीरे उसके फेवर में आ गई। और 1961 में फाइनली अमेरिकन गवर्नमेंट ने वीड को, हैश को बैन कर दिया। अभी बैन अमेरिका में हुआ 1961 में, उसके बाद उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं बताऊंगा आपको। उसके पहले मैं ये बताता हूँ कि वीड में और क्या क्या चीज़ें होती है। वीड जो है उसका साइंटिफिक नेम है कैनबिस, उसको साइंटिफिकली कैनबिस बोलते हैं। मैरिजुआना नॉर्मली हम बोलते हैं, मैरिजुआना नहीं होता है, मैरिजुआना होता है, लेकिन हम लोग जैसे जो बंटाई लैंग्वेज है, लोकल गली मोहल्ले की लैंग्वेज, उसमें वीड, हैश, पॉट, माल, ये सब बोलते हैं हम, पर उसका साइंटिफिक नेम जो है वो कैनबिस है। अभी क्या होता है, इसको 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। एक होता है हैश। हैश जो होता है, जो कैनबिस है, जो प्लांट है, उसका फ्रूट होता है, उसको, उसके जो रेजिन्स होते हैं उसको यूज़ में लिया जाता है, उसको हम हैश या हैशीश ये बोलते हैं। जो वीड होता है वो उसका फ्लावर होता है, जो उस कैनबिस जो प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है उसको हम वीड बोलते हैं। और तीसरी चीज़ होती है उसके लीव्स, वो मैं बताऊंगा आपको कि वो कैसे यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है। तो अमेरिका ने जब इसको बैन कर दिया, उसके बाद वो वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे उसको प्रेशराइज करना शुरू किया, अलग अलग कंट्रीज़ को कि बैन करो। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। मैक्सिको ने डिनाई कर दिया था कि वो बैन नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका ने उसको प्रेशर कैसे बनाया, क्या किया उसने, जो पेन किलर्स, जो लीगल पेन किलर्स होते हैं, उसकी सप्लाई अमेरिका करता था मैक्सिको को, पर उसने क्या किया, प्रेशर बनाने के लिए बैन कर दिया, जिसकी वजह से मैक्सिको को बहुत परेशानी होने लगी, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे, बल्कि बहुत सारी डेथ्स होने लगी। तो अंडर प्रेशर क्रम्बल होके मैक्सिको को मजबूरी में अमेरिका की बात माननी पड़ी। हालांकि मैक्सिको ये जानता था कि जो वीड है, मैरिजुआना है, उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इसकी वजह से वो बैन नहीं करना चाहता था, पर अंडर प्रेशर कंबल होकर उसने बैन किया। अभी हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में इसका कैसे शुरू हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई। तो भारत में जब 1961 में अमेरिका ने इसको बैन किया तो उसने भारत पे भी प्रेशर बनाया कि आप इसको बैन करो, लेकिन इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया, बोला क्योंकि हमारे यहाँ तो कल्चर है, हमारे यहाँ तो वीड, शिव भक्तों को आप क्या बोलोगे, सब लोग पीते हैं, भांग की तरह यूज़ करते हैं या स्मोकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, पर तो हमारे यहाँ तो वो कल्चर में ही था, कल्चर का पार्ट था, तो इसलिए इंडिया ने बैन नहीं करा और बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया अमेरिका को। लेकिन उस वक्त हमारा देश बहुत ही गरीब था, इकोनॉमिकली हम लोग बहुत पुअर थे, बहुत ज़्यादा दिन हुए नहीं थे आज़ादी के बाद। तो और जो भारत था उस समय अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर की सिचुएशन में था, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। पर इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बिल्कुल कम थी और इंडिया जो था बहुत हाईली डिपेंडेंट था अमेरिका पे टेक्नोलॉजीज़ के लिए, और वो बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि जो टेक्नोलॉजीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से उस पर कोई बैन लग जाए या कोई इम्पैक्ट आए। पर इंडिया ने इसमें एक चीज़ छोड़ दी, वो ये कि इंडिया ने हैश यानी कि जो फ्रूट होता है मैरिजुआना का और वीड यानी कि जो फ्लावर होता है मैरिजुआना, उसको तो बैन किया, लेकिन उसके जो लीव्स होते हैं उसको उसने उस एक्ट के अंदर में बैन नहीं किया। उसी लीव्स का पीस करके हम लोग भांग बनाते हैं, जो कि होली के टाइम पे और शिवरात्रि के टाइम पे जो शिव भक्त है उसको वो पीते हैं, तो वो बैन नहीं है। वो जो लाइसेंस जो टॉप्स होती हैं गवर्नमेंट की, उससे आप खरीद सकते हो और कंज्यूम कर सकते हो, तो ठंडाई वगैरह बनाते हो उसमें मिला करके पी सकते हैं। तो ये नार्कोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है इंडिया का, उसके अंडर में अगर आप पकड़े जाते हैं गांजा वीड कंज्यूम करते हुए, तो आपको 10,000 तक की फाइन या 1 साल तक की जेल हो सकती है। पहले ये बहुत ज़्यादा था,
हालांकि धीरे धीरे उसको कम किया गया है और पहले ये हार्ड ड्रग्स के अंदर में प्रोहिबिटेड था, हालांकि अभी ये हार्ड ड्रग्स के अंदर में नहीं आता है। इंडिया ने इसको चेंज करके सॉफ्ट ड्रग में कर दिया है। इसकी डिबेट जो है उसको कंफ्यूज बहुत ज़्यादा अमेरिका ने भी किया है, क्योंकि बाद में क्या हुआ, जब रिसर्च में बहुत ज़्यादा ये पता चलने लग गया कि इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग तो भारत में तो बहुत सालों से जानते ही थे लोग, हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अमेरिका में ये सारी डिस्कवरीज जो है वो रीसेंट है, तो जिसकी वजह से मेडिसिनली जो है अमेरिका भी इसको यूज़ करने लग गया। हालांकि अभी भी अगर आप इसको नॉर्मली खरीदते हो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन तो वो स्मगलिंग में आता है और ब्लैक मार्केटिंग कही जाती है, और वो उसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है आपको, और बहुत तरह के फाइन्स और पनिशमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अभी तक तो हमने ये बात की कि ये बैन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कैसे अमेरिका के प्रेशर में पूरी दुनिया जो है वो क्रम्बल होकर इसको धीरे धीरे बैन कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि धीरे धीरे बहुत से प्रोमिनेंट फिगर्स जो है, प्रोमिनेंट लोग हैं और आम पब्लिक भी जो है इसको लीगलाइज करने की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा करी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे 2 पार्लियामेंटेरियंस भी है जिन्होंने इसको लीगलाइज करने की डिमांड पार्लियामेंट में रखी है। 2017 में मनेका गांधी, जिनको आप सब जानते हैं, विमेन एंड चाइल्ड्स राइट्स के लिए बहुत सालों से फाइट करती रही हैं, वो पेटा की अध्यक्ष भी रही हैं वो, और एनिमल राइट्स के लिए भी फाइट करी। तो उन्होंने 2017 में अमेरिका पार्लियामेंट में उठाया कि जो कैनबीज है, जो मैरिजुआना है, उसको लीगलाइज किया जाना चाहिए इंडियन सोसाइटीज़ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे भी, और वैसे भी जिसको कंज्यूम करना है। इसके अलावा एक और हमारे साउथ के पार्लियामेंटेरियन है तथागत सतपथी, उन्होंने भी सेम डिमांड 2017 के अंदर जो है राज्यसभा जो अपर हाउस होता है उसके अंदर ये डिमांड जो है वो उठाई थी। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो डिबेट है कि इसको लीगलाइज करना चाहिए, ये क्यों उठ रही है। तो पहले मैं वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। वर्ल्ड में अमेरिका का नाम तो सबसे पहले ही आएगा, और उसके बाद जो बातें हैं वो फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, और फैक्ट्स की बात करेंगे। और उसके बाद हम उसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्यों लोग बोल रहे हैं इसको लीगलाइज करने के लिए, और इलीगल होने से हमें क्या इसके लॉसेस हैं। तो अमेरिका की अगर बात करें तो जो रीसेंट जो रिसर्च है, सोशल रिसर्च नॉट साइंटिफिक रिसर्च, उसमें ये बात निकल के सामने आई है कि अल्कोहल की वजह से लगभग 40,000 लोग जो है एवरी ईयर अमेरिका में मरते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रास्ट जो है वीड की वजह से ऐसा कोई भी सिचुएशन जो है वो अराइज नहीं हुई है कि इससे लोगों की जान जा सकती है। दूसरा जो रिसर्च में पता चला है कि अल्कोहल जो होता है वो 114 टाइम्स हार्मफुल है वीड से, मैरिजुआना से। तो ये बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही कि जब वो हार्मफुल है उसको आपने लीगलाइज किया हुआ है, उसको आप बेचते हो, और जो वीड है, जो मैरिजुआना है, वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है या फिर उतना हार्मफुल नहीं है, और फिर भी आपने इसको इलीगल करा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक सोशल रिसर्च के तौर पे कुछ जो स्टेट्स हैं अमेरिका के, वहाँ पे इसकी सेल को लीगलाइज किया और यूज़ को लीगलाइज किया। जैसे कोलोराडो एक स्टेट है, वहाँ पे लीगलाइज होने के बाद ओवरऑल जो क्राइम रेट है कोलोराडो का वो 15% कम हुआ है। जैसे मैंने आपको 1929 में बताया था, हैरी एंसलिंगर, उसने क्या बोला था कि अमेरिका जो है वो क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे, बच्चे मारेंगे, और वो अभी उसका उल्टा रहा है बिल्कुल भी। उसने लोगों को डराया था, और अभी जब ये लोग लीगलाइज कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो वहाँ के जो सर्वेज हैं, डेटाज हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी जो है वो आपको बता रहे हैं। 15% ओवरऑल क्राइम कम हुआ है कोलोराडो में, और मर्डर जो है वो 50% कम हुआ है। 50% कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया में ये डिस्कशंस क्यों चल रही है कि वीड को लीगलाइज करना चाहिए, और उसके रीजंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन गवर्नमेंट का जो सर्वे है 2019 का, उसमें इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 2.8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अभी भी ड्रग्स कंज्यूम करती है। ड्रग्स मीन्स मैरिजुआना। तो अगर टोटल पॉपुलेशन का देखें तो ये तकरीबन 31 मिलियन हो जाता है। तो गवर्नमेंट खुद ये कह रही है। उसके अलावा एक इजरायली एजेंसी है सीडो करके उसका नाम है, जो डिवाइसेस बनाती है जिससे कि आप जो वीड जो है वो घर में आप उगा सकते हैं। उसका एक रिसर्च पेपर है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर में ही 32.38 मेट्रिक टन जो वीड जो है मैरिजुआना जो है वो कंज्यूम होता है सिर्फ दिल्ली में। और इसके साथ में ही अगस्त 2020 में एक विधि लीगल फॉर्म है जो कि फाइट करती है
मैरिजुआना को लीगलाइज करने के लिए इंडिया के अंदर, उसने ये रिपोर्ट दिया है कि अगर जो मैरिजुआना है इसका जो कंजम्पशन है उसको लीगलाइज किया जाए और टैक्स किया जाए तो सिर्फ दिल्ली के अंदर ही 725 करोड़ रुपीस टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है, जो कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। अभी इंडिया में जो है इसके यूसेज जो है वो ट्रैक किए जा सकते हैं 2000 to 1400 BC। हमारे जो वेद है, 4 वेद है, उसमें एक वेद है अथर्ववेद, उसमें क्लियरली मेंशन है इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस। ये उस टाइम पे भी यूज़ होता था स्मोकिंग के लिए, च्यूइंग, भांग जो होता है उसको आप च्यू कर सकते हो, और ड्रिंकिंग मतलब टी, उसका कॉन्कॉक्शन वगैरह बना करके लोग उस टाइम पे भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए लेते थे। अगर हम बहुत सारे जो जैसे पार्लियामेंटेरियंस के हमने एग्जांपल दिए उनकी माने तो इंडिया जो है वो पॉट ऑफ गोल्ड पे बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ इसको इसकी जो फार्मिंग है उसके लिए बहुत ही सूटेबल क्लाइमेट है। पूरा जो हिमाचल का एरिया है या हिमालयाज़ है वहाँ पे ये नेचुरली होता ही है। तो हमने क्या किया, इसको बैन करने की वजह से बहुत सारे जो इसको फार्मिंग की जो पोटेंशियल थी वो किल कर दी। इसका सिर्फ स्मोकिंग और हाई होने के लिए यूज़ नहीं होता है। आपको बताओ कि जो अथर्ववेद है उसमें ये भी मेंशन है कि इसके टिम्बर, इसकी जो लकड़ी होती है उसके भी यूजेस होते थे, इससे कपड़े बनाए जाते थे, रोप्स बनते थे, पेपर बनते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो अगर हम इसका यूज़ अभी भी लाए तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है उसके अंदर ये यूज़ में लाई जा सकती है और ये इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश हो सकती है। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है कि फार्मिंग में जो इसका कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, और इसकी जो लकड़ी होती है, इसका जो टिम्बर होता है वो बहुत हार्डी होता है। तो बहुत कम कॉस्ट में आपको एक ऐसी चीज़ मिल रही है जिसका आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, चाहे पेपर हो गया, क्लोथ हो गया, रोप्स हो गए। तो इन सारी चीज़ों में तो इकोनॉमिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। प्लस फार्मर्स को एक एडिशनल ऑप्शन मिलेगा क्रॉप के लिए, कैश क्रॉप के लिए। जनरली फार्मर्स चावल, दाल, गेहूँ उगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। पर अगर वो मैरिजुआना की खेती करती है तो उसमें सिर्फ उनका ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बिकने वाली है, उसके पत्ते अलग बिकेंगे, उसके फ्लावर्स अलग बिकेंगे, उसके जो फ्रूट होता है वो अलग बिकेगा जिसको हैश बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसकी लकड़ी भी बिकेगी जिसको यूज़ किया जा सकता है टिम्बर बनाने के लिए, क्लोथ्स और पेपर और भी अदर तरीके की चीज़ें। तो ये तो हो गया इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट। प्लस आपको ये भी पता है कि हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है वो बहुत पुराना है, और अभी मैं आपको ये बताऊँगा कि आयुर्वेद शास्त्र में क्या मेंशन किया हुआ है मैरिजुआना के बारे में, कि इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है आयुर्वेद के हिसाब से। हालांकि मॉडर्न मेडिकल साइंस तो अभी बहुत पीछे है, वो इन चीज़ों पे रिसर्च धीरे धीरे कर रहा है। हालांकि आयुर्वेद में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आर्थराइटिस में बहुत ही रिलीफ कर सकता है। आर्थराइटिस में मीन्स जैसे जो जोड़ होते हैं, ये घुटने के जोड़ हो गए, एल्बोस हो गए, उसमें जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है उसको रिलीव कर सकता है। एपिलेप्सी जो स्किन डिजीज़ है उसको ये करेक्ट कर सकता है। इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम, उसको ये बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ तक कि HIV और एड्स में भी इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, इसमें एक केमिकल होता है कैनिबिनॉइड्स, जो कि जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। वो पाया गया है रिसर्च में कि कैंसर को भी ठीक कर सकता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। एड्स, HIV जो कि ऑटो इम्यून डिफिशियंसी डिजीज़ जिसको बोला जाता है, उसको भी करेक्ट कर सकता है। ये तो हो गई डिजीज़ेस की बात। इसके अलावा अगर आप इसको कॉस्मेटिक्स की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है आयुर्वेद के हिसाब से। ये कहा जाता है कि ये बहुत ही एंटीबैक्टीरियल होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके जो यूज़ है आप अप्लाई कर सकते हैं, जो स्किन को ये रिजुविनेट करता है। एक्ने यानी कि जो वहाँ से जो हो जाते हैं स्किन के ऊपर, उसको भी ये रिप्लेनिश करता है और ये ठीक करता है। तो आपको अगर ब्यूटी चाहिए तो भी मैरिजुआना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये सारे जो इसके इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है, अगर ये इतने सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, जैसे टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और भी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ में, तो ऑब्वियसली मैन पावर की ज़रूरत होगी। मैन पावर चाहिए तो जॉब जनरेशन होगी, जॉब जनरेशन होगी तो फिर टैक्सेस जनरेट होंगे, और टैक्सेस जनरेट होंगे तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं। कंट्री जो है इकोनॉमिकली एम्पावर हो सकती है, और हो सकता है कि अगर इन सब चीज़ों से टैक्स आने लगे गवर्नमेंट को तो इनकम टैक्स थोड़ा कम भी कर दे वो। तो ये था सारा आर्गुमेंट जो सुशांत सिंह की मौत के बाद ड्रग्स का जो एंगल रिवील हुआ है, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग इसमें फंस रहे हैं। और ये मैरिजुआना जो है वो फोर्थ फ्रंट में आ गया है निकल के, और उसको वो इलीगल क्यों है और उसको लीगलाइज क्यों करना चाहिए,
उसके फेवर में और अगेंस्ट में जो भी बातें थी वो मैंने आपको बताई। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप इसका यूज़ करते हैं नहीं करते, कि आपको सही लगता है इसका यूज़ करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।